Good morning students, hope you all are doing good. So we already discussed about two elements of our directing chapter. First one is supervision and second one is motivation. Motivation की characteristics वगैरह हमने सब पढ़ लिया था along with the case studies. Now our third element under directing is leadership. Right, so we are going to discuss in this video about leadership, kinds of leadership, what are the qualities of a leader, etc., and along with the case studies as well. So before starting, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि लीडर है, ये लीडर है. आखिर लीडर होता कौन है? What, किसको आप लीडर बोलते हो? जो लीड करता है. क्या लीड करता है? लोगों को. राइट, बट अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, a leader is a person who is able to influence the behavior of people. जो दूसरे के बिहेव को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, अपनी तरफ मोड़ सकता है, मतलब आप इस तरीके के हो जाओ कि आपकी वो बात माने, तब हम कहते हैं कि ये एक गुड लीडर है. इसमें गुड लीडरशिप के सारे क्या आ गए हैं? गुण आ गए हैं. सो हम इसी के बारे में बात करेंगे, कितनी तरीके की लीडरशिप होती हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में इस लीडरशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक मैनेजर है वो लीडर है, बट एक मैनेजर को लीडर होना बहुत ज़रूरी है. देखो, मैनेजर आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग बने हो, ठीक है, लेकिन क्या आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो आप मैनेजर भी हो और लीडर भी हो. सो दीज टू टर्म्स आर रियली वेरी डिफरेंट. कई बार ऐसा होता है आप मैनेजर होते हो लेकिन लोग आपकी बात को लेके इन्फ्लुएंस नहीं है, लीडर कोई और है. जैसे यूनियन में लीडर हो जाते हैं तो आप उस लीडर के साथ अपनी ट्विनिंग करते हो, मैच करते हो, देन दैट पर्सन विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर वर्कर्स. ठीक है, तो बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई मैनेजर कभी लीडर नहीं बन सकता. दो, अगर आप ट्राई कर देंगे एज अ मैनेजर देन आप डेफिनेटली एक अच्छे लीडर बन सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं हम लीडरशिप के बारे में. द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू induce subordinates to work with confidence and zeal. Zeal होता है enthusiasm. This definition is given by Kunsen और Daniel. So इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये इनकी पिक्चर है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थेरिस्ट को ऑथर द बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने एक बुक लिखी है. सो द लीडरशिप इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क टुवर्ड्स व्हाट? आप क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? कोई आपका पर्सनल मोटिव तो है नहीं इन्फ्लुएंस करने का, आपका एक ही मोटिव है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. सो लीडरशिप from the point of view of business study is to influence the behavior of employees in order to achieve the organization goal. What are the features of leadership? First one is influence others. सबसे main features तो यही है that a leadership is the ability to and of an individual to influence others. अगर आप किसी के behave को influence कर सकते हो then you are also a leader. ठीक है, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, आपकी वजह से उनके बिहेव में चेंज आए. आप लोग साधु बाबा को देखते हो, वो प्रवचन वगैरह देखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, दैट मीन्स ही इज अ लीडर. जरूरी नहीं है कि एक लीडर को पॉलिटिशियन ही होना चाहिए, जिसकी भी बात को आप फॉलो करते हो ही इज अ लीडर. ठीक है, कैसे आप, मतलब आप उनकी बातों में आते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा आप करते हैं. ठीक है, सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंज दी बिहेवियर. पहला क्या था? इन्फ्लुएंस दी अदर्स, एंड हेयर चेंज आना चाहिए आपके बिहेव में. लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. इंटरपर्सनल रिलेशंस. लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशन मीन्स, ये जो वर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत ज्यादा डेप्थ वाली है कि मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे होते हैं, आपके और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ आपके कैसे रिलेशनशिप है. कम्युनिकेशन टर्म्स कहते हैं कैसे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे, इन्हें बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन. ठीक है, सो लीडरशिप मेक्स पॉसिबल गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड
फॉलोअर्स, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं, नन अदर देन लेस इन ऑर्डर टू अचीव दी कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या है हमारा, only common goal is to achieve the goal of our organization. So leadership implies the achievement of common goal of the organization. It is a continuous process. एक बार हम किसी के बिहेव को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उस समय वो आपकी बात मान लेता है और काम करता है, आपका काम यही ख़त्म नहीं होता, आपको उसको दोबारा से इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, बार बार आपको उसके बिहेव को इन्फ्लुएंस करते रहना है, बार बार उसको मोटिवेट करना है इन ऑर्डर टू अचीव देयर टारगेट। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स। सो फीचर्स को हम एक बार सम अप कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इट इन्फ्लुएंस अदर्स, change in the behavior, it has a good relation, personal relation, interpersonal relation between leaders and followers. obviously जो leader को जो follow करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, followers बोलते हैं, in order to achieve the common goal which is the organization goal, and it is a continuous process. now what is the importance of leadership, हम ये कर क्यों रहे हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा भाई, लीडर होगा तो that leader is able to influence the others, able to achieve the targets very easily. so importance है कहीं ना कहीं leadership की. so every manager को try करना चाहिए कि वो leader बने अपनी organization में. so जो आपने भी इसके features पढ़े हैं वही इसकी इम्पॉर्टेंस है. मैंने आपको बताया था फीचर्स में हम पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो उसमें से जो अच्छी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको पिक करनी है. तो जब आप एक आइटम याद कर लेते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक याद कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू लर्न सम अदर टॉपिक्स वेरी इजीली. ठीक है, और आपकी हेडिंग भी इम्पॉर्टेंट है एंड उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो हेडिंग भी बाकायदा, ये बहुत लेमैन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. सो the first one is it influences the behavior of people. by influencing the people there will be a positive contribution from the side of employees. ठीक है, आप पिक्चर से देख ही सकते हैं कि मीन्स अच्छे से आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा. पर्सनल रिलेशन अच्छे होंगे, आपको नॉर्मली भी अगर आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे होते हैं तो बार बार आप उस ग्रुप में जाना चाहते हैं. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अच्छे रिलेशन रखते हैं लीडर के साथ तो आप लीडर को ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, उसकी बात ज़रूर मानेंगे. सो थ्रू बेटर पर्सनल रिलेशंस अ लीडर कैन मेंटेन गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. It introduces changes in the organization. Leadership overrides the problem of resistance to change. रेसिस्टेंस टू चेंज आपको वैसे भी मैंने बहुत बार बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आना एक आम बात है. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. सो एवरी एम्प्लॉय इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ चेंजेस. सो लीडरशिप, इफ अ पर्सन इज अ लीडर एंड ही इज saying something to his employees or influence the behavior of employees, so that leadership helps in overrides the burden of the problem of change. so a good leadership में ये एक अच्छी क्वालिटी है कि हम changes इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हैंडल्स कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों लीडर की बात मानते हैं देन द conflict will get resolved very easily without giving any adverse effect. so a good leader can handle the conflicts in the organization without any adverse effect. so it is very important to be a leader. Provide training to subordinates. a good leader builds up his successor आप समझते हैं, मीन्स अगर मैं रिटायर हो गई, मेरे बाद कोई है या नहीं है, तो एक गुड लीडर वही होता है जो अपने साथ साथ एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लेगा और एक सक्सेसर बनाएगा. मीन्स मेरे बाद, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में प्रीसीजर सक्सेसर, तो ये मेरे बाद आने वाला बंदा है कि मेरी पोजीशन वो एक्वायर करे. सो अ गुड लीडर वही लीडर होता है जो क्या करता है, जो बिल्ड करता है, हिज सक्सेसर बनाता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेट ट्रेनिंग. उसे ऐसे गाइड करता है कि मेरे बाद अब आप लीडर हैं. so it provides training to subordinates. so let's sum up the importance.
influence others, change in behavior of others, interpersonal relation, achievement of goal and a continuous process. क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, एक गुड लीडर में अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती है, इनमें से कई ऐसे टॉपिक हैं, मे बी जब आप CBSE के सिलेबस में देखेंगे तो नहीं मिलेंगे, बट जनरली हमें हर चीज़ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिली, कुछ नॉर्मली भी हमें पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए गुड लीडर में. सो ये वही टॉपिक है, इंक्लूडेड है, ज़्यादातर आया नहीं है अभी तक CBSE में, बट फिर भी आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए. फिजिकल फीचर्स, अ गुड पर्सनैलिटी, हाइट, वेट, ये सब एजम्पशंस हैं जो लोगों ने बनाई है कि ऐसी पर्सनैलिटी होती है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है. वेट, अपीयरेंस एट्सेट्रा. नॉलेज, जिसकी नॉलेज अच्छी होती है लोग उसे लीडर मानते हैं. सो नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस इन वर्क इज इसेंशियल टू गाइड हिज फॉलोअर्स. आपके पास नॉलेज होगी तभी आप लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे. इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है वो एक अपने एथिक्स को फॉलो करे. ये नहीं कि किसी के लिए वो पार्शियल है, किसी के लिए वो इम्पार्शियल है, ठीक है. ऑनेस्टी, ये कुछ रोल मॉडल हो, अगर वो रोल मॉडल होगा तभी तो लोग उसे फॉलो करेंगे. महात्मा गांधी जी को क्यों उसको रोल मॉडल बोला जाता है, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है. उन्होंने ऐसे जाके खुद से नहीं बोला कि आप मुझे लीडर बनाओ, लोगों को उनकी बात समझ में आई, उनकी ऑनेस्टी पे विश्वास हुआ तो हम उसे फॉलो करते हैं. ऐसे आपके भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, ठीक है. जब कभी भी आपके माइंड से उसकी पिक्चर खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कभी भी लीडर नहीं रहेगा. तो ही मस्ट बी अ रोल मॉडल. जिस जनरल नॉलेज के लिए आपकी बाय चांस पेपर में आ जाता है कि अच्छे लीडर की क्वालिटीज जनरली भी आ सकता है पेपर में, तो आप इनमें से कोई लिख सकते हैं. इनिशिएटिव, अब मस्ट लीडर कौन होता है, जो इनिशिएट करता है. जब होता है ना कि हमारी मैडम से कुछ हमें कुछ पूछना है लेकिन हम कुछ नहीं पूछ पा रहे, तो आप में से कोई एक बंदा बाहर निकलता है, मैं पूछता हूँ, ठीक है. क्या उसे डर नहीं लगता होगा, ऑब्वियसली उसे डर लगता होगा, लेकिन किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है. तो लीडर भी वही बनता है जो इनिशिएट लेता है. ही शुड बी क्रिएटिव. सो अ लीडर मस्ट बी इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव so that he can grab the opportunities for the benefit of the organization, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों. जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं ऑब्वियसली लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, है ना. कम्युनिकेट क्लियरली, प्रिसाइजली, इफेक्टिवली, और एक गुड लिसनर. ये नहीं कि सिर्फ बोले वो दूसरे की बंदे की बात भी जरूर सुने. सो गोल एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, precisely and effectively, and he must be a good listener too. मोटिवेशन स्किल्स, आपके अंदर मोटिवेट करने की स्किल्स तो कूट के भरे होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं. तो अ लीडर शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द सबऑर्डिनेट सो दैट ही कैन मोटिवेट हिज टीम. जैसे हमने अभी मोटिवेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, 2 तरीके की मोटिवेशन है, या तो आप मॉनिटरी करेंगे या नॉन मॉनिटरी करेंगे. एक अच्छा लीडर वही होता है जो सामने वाले बंदे की नीड पहचाने कि उसको मॉनिटरी चाहिए कि नॉन मॉनिटरी, और उसके बाद ही उसको वो मोटिवेट करे. सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ लीडर शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, एंड ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन. सो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली हाई होना चाहिए. डिसाइसिवनेस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला बंदा होना चाहिए. ये खुद ही ना हो कि भाई मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है. जब मैं कंफ्यूज हूँ तो कंफ्यूज में हूँ या मैं कंफ्यूजन में हूँ, देन इन दैट सिचुएशन हाउ am I expect to take decision on behalf of my subordinates, or how can I take any decision which influence the behavior of our subordinates. So a leader should have sound judgment and decisiveness. He should not change his opinion frequently. So social skills, आप अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, सो डेफिनेटली आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते हैं. एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होनी चाहिए क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है. सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोशल स्किल्स. सो दिस इज द सम ऑफ सम 9 स्किल्स. मैनी मोर, बहुत सारी भी हो सकती हैं. कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बाय बॉन्ड कई लोग लीडर होते हैं, कई लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ हासिल करते हैं. पहले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं
लेकिन जब उन्हें लीडर बनाए तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोग अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये जो कुछ मेजर क्वालिटीज़ है, ज़रूरी नहीं कि ये सब में प्रेजेंट हो सारी की सारी, कुछ एक आध मिस भी हो सकती है, बट समहाउ ये एक जनरल क्वालिटीज़ हैं। सो लीडरशिप स्टाइल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार आते हैं, जो हम डिस्कस भी करेंगे। 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं फोटो के अंदर। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन इज लेजिस्फेयर। सो डेमोक्रेटिक के नीचे जो फोटो है वो है एडोल्फ हिटलर की। ही इज चांसलर ऑफ जर्मनी 1930। सबने सुना है हिटलर के बारे में। ऑटोक्रेटिक वो होता है जो किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी चलाता है। एंड डेमोक्रेटिक में जो पिक्चर है वो है नेल्सन मंडेला की। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। डेमोक्रेटिक जो आप हमारे यहाँ देश में भी कैसा है कि हम दूसरे से बात सुनते भी हैं, उसके बाद फिर अपनी सलाह भी देते हैं और फिर मिलजुल के सारा काम होता है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। एंड लेजिस्फेयर का नाम क्या आ गया है, रोनाल्ड रेगन, अमेरिकन प्रेसिडेंट इन 1981। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं आपने अपने उसमें पढ़ाई होगा। चलिए हम एक एक करके इनको बारे में पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ओनली ही गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दोज ऑर्डर्स। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप ही इज हैविंग, कि इसको सिर्फ ऑर्डर देना है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सब उसकी बात को फॉलो करेंगे, राइट। बट डेमोक्रेटिक क्या करता है, दिस लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स, बनाता है वो प्लान, मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। वो प्लान खुद बनाएगा हमारा लीडर, लेकिन वो कंसल्ट करेगा सबऑर्डिनेट से। ही विल एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन decision making, and this kind of leadership style is more common nowadays. So democratic leadership बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एट द एंड। इसमें हम कंसल्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। नाउ कम टू द लेजिस्फेयर, और जिसको हम और बोलते हैं फ्री लाइन लीडर। फ्री लाइन लीडर क्या होता है, वो सामने वाला जो सबॉर्डिनेट है ना उसके ऊपर पूरा लाई करता है कि भाई ये बहुत टैलेंटेड है, इसको सब आता है, वो बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ देता है। तो सबॉर्डिनेट खुद ही प्लान बनाते हैं, खुद ही प्लान, बस थोड़ा बहुत उनसे कंसल्ट करते हैं, वरना सारे के सारे सबॉर्डिनेट अपना काम खुद ही करते हैं। हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं हम फॉलोअर्स को कि खुद करो। तो लेजिस्फेयर में क्या है, He does not believe in the use of power unless it is absolutely essential। वो अपनी पावर का कभी इस्तेमाल नहीं करते जब तक वो essential ना हो, और वो let it them, मतलब सभी फॉलोअर्स को फ्री छोड़ देते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। So the followers are given a high degree of freedom to formulate their own objective and ways to achieve them। Means उन्हें हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, खुद उनको अचीव करने की कोशिश करो। अब इन तीनों में आपको क्या लगता है, जैसे हमने ये पढ़ा ऑटोक्रेटिक किस में इस्तेमाल होगा। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, बताइए कि आपकी कंपनी की सिचुएशन ऐसी है, आप बताओ इसमें ऑटोक्रेटिक चलेगी, डेमोक्रेटिक चलेगी या लेजिस्फेयर। अब आपने तीनों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम ये तीनों चीजें सुनने में तो डेमोक्रेटिक बहुत बढ़िया लग रहा है ना, डेमोक्रेटिक लेजिस्फेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं भाई हमें ऑटोक्रेटिक भी अप्लाई करना पड़ सकता है, कहीं हमें डेमोक्रेटिक भी अप्लाई करना पड़ सकता है, कहीं हमें लेजिस्फेयर यानी कि फ्री लाइन भी अप्लाई करना पड़ सकता है। अब मैं आपके पास सिचुएशन डालती हूँ। पहली सिचुएशन कि हमारे जो वर्कर हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, अनस्किल्ड हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तब क्या आप उनको डेमोक्रेटिक दोगे? जब वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उनसे पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली हम अप्लाई करेंगे ऑटोक्रेटिक। मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयज सेमी स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड का मतलब होता है कुछ स्किल्स हैं, वो नॉलेजेबल है, देन हम एक्शन प्लान क्रिएट करेंगे और उनसे कंसल्ट करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनके सामने प्रेजेंट करेंगे अपना प्लान और उनको बोलेंगे कि आप पुट इन कीजिए। तब हम क्या करेंगे? हम करेंगे डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे बहुत टैलेंटेड है, उन्हें सब कुछ आता है, तभी हम उसी केस में जब सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक हाईली एक्सपीरियंस्ड है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली प्रोफेशनल है, तभी हम लेजिस्फेयर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपने सिचुएशन में सही लीडरशिप स्टाइल अप्लाई नहीं की, तब क्या होगा?
ना तो आपका गोल अचीव होगा और आप एक बैड लीडर साबित हो जाएंगे, ठीक है। सो इधर ही देखेंगे, ये पढ़ते हैं हम लीडरशिप स्टाइल्स। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ लीडर में चूज टू एक्सरसाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्टाइल्स व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब आप जरूरी नहीं कि आपको एक ही करना है, आप कंबाइन कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कभी ऑटोक्रेटिक, कभी डेमोक्रेटिक, कभी लेसर-फेयर। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, while doing a work, a democratic leader may have to take his own decision in an emergency situation। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए आप डेमोक्रेटिक लीडर ही है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है, तो फिर भी आप सबको बुलाएंगे, आइए सब बताइए, सब कंसल्ट करिए, सब अपना अपना डिसीजन लीजिए, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मान लीजिए आग लग रही है फैक्ट्री में, तब आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल चलेगा नहीं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सो लीडरशिप स्टाइल्स में आज आपने क्या पढ़ना है, लीडरशिप स्टाइल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं वो भी पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम जंप करते हैं इसकी रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पे, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अ बिहेवियर स्टडी वाज डन A behavior study was done on total of 100 employees of an organization. Group A of 50 employees were appreciated by manager for their work and initiative for new ideas. All these employees were given option of flexible working hours and were paid wages at a higher piece rate. On the other hand, group B में क्या हुआ, group B of remaining 50 employees was criticized for their poor performance. Their increments were stopped and they were paid wages at a lower piece rate. So you need to identify and explain the feature of motivation highlighted in the above case and what type of leadership is followed by the manager. Justify your answer. सो इस केस में हमें क्या बताना है, मोटिवेशन। सो हमारा जो मोटिवेशन है वो कैसा है, मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव, एक लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हुए तो उन्होंने क्या किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सो पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, अच्छा मिला ना उनको, लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। एंड नेगेटिव मोटिवेशन क्या मिला उनको, भाई उन्होंने गलत काम, अच्छे से टारगेट अचीव नहीं किया तो उनको क्या मिला, पनिशमेंट मिली, उनका इंक्रीमेंट जो है स्टॉप हो गया। और ये चीज़ उन पर थोपी गई है, उनसे पूछा तो नहीं गया। तो कौन सी स्टाइल है ये, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सो द लीडर्स following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result। तो ये मतलब हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट अच्छा है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो हम मूव करते हैं अगली वाली केस स्टडी पे। प्रमोद was a supervisor at Annapurna Atta factory. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give orders only after consulting their subordinates or his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. So identify and describe the leadership style being adopted by the Pramod. So कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है बच्चे, अ डेमोक्रेटिक लीडर ऑलवेज फेवर्स डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप एंड दिस इम्प्रूव्स व्हाट, दिस ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स होम जॉब, पॉजिटिव एटीट्यूड वो क्रिएट करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय इंक्रीजिंग देयर मोरल। So using this style is of mutual benefit. It allows them to become part of the team and help leaders to make better decisions, right? चलिए नेक्स्ट आपका जो केस, Mr. Naresh is working as a production manager in Vohra Limited. His subordinates are mostly engineers and qualified
technicians. As a manager, he is very strict, does not listen to any suggestions or feedbacks given by his subordinates. He expects them to following his instruction without any question and does not allow them to give suggestion. So कुछ भी वो सजेशन वगैरह नहीं लेता है, उनके ऊपर चीज़ों को वो थोप रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट है. तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? दिस इज autocratic leadership style. In such a leadership style, is such a leadership style beneficial for the company? मैंने आपको बताया था हाँ beneficial हो सकता है जब क्या हो, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो. बट यहाँ पे क्या है, क्या क्वालिफाइड नहीं है? ऑब्वियसली क्वालिफाइड है. तो दिस लीडरशिप, चलिए पढ़ लेते हैं इसको. दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव in getting productivity in many situations. कौन कौन सी? like in a factory where supervisor is responsible for production on time and has to ensure labor productivity. quick decision making is also facilitated. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया सारी लीडरशिप स्टाइल का. जब आप पूनम गांधी खोलेंगे तो उसके अंदर आपको पता होगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी वाली लीडरशिप स्टाइल फॉलो होगी. ये वही लाइन आपको यहाँ पे भी लिखनी है. तो जब स्किल्ड कम हो या हमें फास्ट डिसीजन लेना हो तो हम कौन सी वाली लेते हैं? तब कंसल्ट करने का टाइम नहीं होगा तो हम यही लेंगे. या सुपरवाइज़र बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है कि आपको टाइम से अपना प्रोडक्शन लेना है तो वो लोगों से पूछेगा बिल्कुल भी नहीं. और स्टेट वन वैल्यू बीइंग ओवरलुक्ड बाय हिम. सो कौन सी वो वैल्यू है जो ओवरलुक करी है उसने ओवरलुक की है? रिस्पेक्ट फॉर अदर ओपिनियंस, इनिशिएटिव उनको नहीं लेने देता था. तो आपने स्टाइल पढ़ लिए. अब ये ज़रूरी है कि आप पूनम गांधी में ये पढ़िए कहाँ पे सूटेबल है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया है. जब आप ये सब कर लेंगे तब आपका ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं. सो ये 3 मैंने केस स्टडीज़ आपको करा दी हैं. इससे रिलेटेड ऐसी कई केस स्टडीज़ आप पढ़िए. पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए. ठीक है. थैंक यू सो मच.